छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पर 5 जलप्रपात मतलब कि वाटरफॉल के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वाटरफॉल कोरिया जिले में स्थित है। तो गौर घाट जलप्रपात। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप में से अधिकतर लोग कोरिया जिले के अंतर्गत अमृत धारा जलप्रपात इसको जानते होंगे। अमृत धारा जलप्रपात जो हसदो नदी पर स्थित है, इसको अधिकतर लोग जानते होंगे कि ये कोरिया जिले में है। तो अमृत धारा जलप्रपात के अलावा भी कोरिया जिले में और कई सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि जो पहला दिया है गौर घाट जलप्रपात, ये कोरिया जिले में है। उसके बाद अकुरी नाला जलप्रपात, ये भी कोरिया जिले में स्थित है। रामदाह जलप्रपात, ये भी कोरिया जिले में स्थित है। च्यूल जलप्रपात, ये भी कोरिया जिले में स्थित है। लेकिन ये जो सरभंजा जलप्रपात है ना, ये सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिले में है ये जो सरभंजा जलप्रपात। सरगुजा जिले में मांड नदी में सरभंजा जलप्रपात स्थित है। सरभंजा जलप्रपात, तो ध्यान रखेंगे सरभंजा जलप्रपात मांड नदी सरगुजा में, और बाकी जो चारों हैं साथ ही साथ अमृत धारा जलप्रपात ये कोरिया जिले में स्थित है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये जो पहला वाला है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राम बनवास किसकी रचना है। तो राम बनवास किन की रचना है ये आपको बताना है। राम बनवास मतलब राम जी के पर आधारित होगा यह किताब। तो ये छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। बनवास यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि वनवास, ये होता है हिंदी में वनवास, लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है इसीलिए बनवास। तो राम बनवास किन की रचना है भाई। तो ये जो है राम बनवास ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, राम बनवास। वहीं अगर हम बात करें गोपाल प्रसाद मिश्र की, गोपाल मिश्र, कवि गोपाल मिश्र, इन्होंने राम प्रताप की रचना की, ये मतलब राम जी से संबंधित राम प्रताप, जो कि अधूरी थी, जिसको इनके बेटे माखन मिश्र ने पूरा किया। कपिल कश्यप, इनका पूरा नाम कपिलनाथ कश्यप होना चाहिए, इन्होंने राम कथा लिखी है, राम कथा नामक पुस्तक की रचना की है। बाबू रेवाराम की बात करें तो इन्होंने रामाश्वमेघ की रचना की है। तो ये सभी रचनाएं राम जी पर आधारित हैं। तो अभी जैसे कि अयोध्या वाला मामला काफ़ी चला था ना, काफ़ी मतलब चर्चे में रहा और वो मामला सुलझ गया अब। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गोपाल मिश्र राम प्रताप, श्यामलाल चतुर्वेदी राम बनवास, कपिल कश्यप राम कथा, बाबू रेवाराम रामाश्वमेघ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो अपवाह तंत्र है, नदी अपवाह तंत्र, तो दूसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है भाई। तो देखो महानदी अपवाह तंत्र की बात करें तो ये लगभग 77,000 कुछ है, 77,43 मतलब 77,043 क्या बोलेंगे इसको, हाँ 77,430 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे 77,43 हजार स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है महानदी अपवाह तंत्र, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 56.15% होता है प्रतिशत में। वहीं इंद्रावती ये इस तरह का कोई भी अपवाह तंत्र नहीं है। जो इंद्रावती अपवाह तंत्र है वो गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें सोनगंगा अपवाह तंत्र की, तो ये जो है ना 13.63% एरिया को कवर करता है, 13.63% क्षेत्र को कवर करता है सोनगंगा अपवाह तंत्र, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है उस तरफ। गोदावरी अपवाह तंत्र की बात करें तो ये जो है ना 28.64%,
28.64% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो महानदी अफवाह तंत्र है ये सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है और दूसरे स्थान पर आता है गोदावरी अफवाह तंत्र। 28.64% क्षेत्र को कवर करता है छत्तीसगढ़ राज्य का। जो दक्षिण वाला भाग है ना दंडकारण्य पर्वत श्रृंखला, तो वो पूरा का पूरा गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, कांकेर जिले के कुछ भागों को छोड़ करके। तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी अफवाह तंत्र। ये जो है दूसरा सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा पहले नंबर पर है महानदी अफवाह तंत्र, दूसरे नंबर में गोदावरी अफवाह तंत्र, तीसरे नंबर में है सोनगंगा अफवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, तो देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। बिल्कुल सही कथन है ये, पहला वाला सही है। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन जून माह के मध्य तक हो जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। लगभग 15 जून के आसपास तक छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन हो जाता है, तो ये भी सही है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है, ये भी सही है। उसके बाद दिया है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी गर्तों से शीतकालीन वर्षा होती है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा होती है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो अभी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, पिछले साल भी हुई थी, तो इसी को कहा जाता है शीतकालीन वर्षा। लेकिन यहां बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिणी गर्तों से शीतकालीन वर्षा होती है, तो यह गलत है। दक्षिणी गर्तों से नहीं, पश्चिमी गर्तों से। पश्चिमी, यहां पर दक्षिणी के स्थान पर क्या आएगा, पश्चिमी। तो पश्चिमी गर्तों से शीतकालीन वर्षा होती है, न कि दक्षिणी गर्तों से। तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी गर्तों से छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा होती है। इसको जो है पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो 1 2 3 ये सही है, चौथा वाला गलत है। तो कूट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कूट जो है ना अलग टाइप से दिया हुआ है, सही उत्तर का चयन करिए। पहला बोल रहा है कथन 1 2 3 और 4 सही है। भाई 4 गलत है, तो ये वाला जो कथन है गलत होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन। उस बाद दूसरा दिया है कथन 1 2 3 सही है, लेकिन कथन 4 गलत है। तो यही आपका जो है आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 जो है सही है, 4 गलत है। अगले ऑप्शन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कथन 1 2 3 गलत है, लेकिन कथन 4 सही है। यहां पर उल्टा कर दिया है। देख लेते हैं, 1 2 4 सही है, लेकिन कथन 3 गलत है। तो इस तरह के ऑप्शन भी जो है CGPSC द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो भी आंसर होगा वैसे ये सरल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी काले रंग की होती है। भाई कौन सी मिट्टी काले रंग की होती है? मटासी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना लाल पीली होती है, लाल पीली। इसको जो है हिंदी में लाल पीली मिट्टी कहा जाता है, और हमारे छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं। भाठा मिट्टी जो है ना, ये मुर्मी मिट्टी होती है, जो कि कत्था रंग का होता है, कत्था। उसके बाद दिया हुआ है कन्हार, ये जो है काले रंग की होती है, जिसको काली मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी जो काले रंग की होती है उसको कन्हार कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका उत्तर होगा, कन्हार जो है काले रंग की होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अलबका की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ये एक बार पूछा गया है। अलबका की पहाड़ी ये बीजापुर जिले में है, अलबका की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अबुझमाड़ किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? किस विकास खंड के अंतर्गत, जो खंड होता है ना ब्लॉक, तो अबुझमाड़ किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? भाई अगर हम जिले की बात करें कि अबुझमाड़ किस जिले के अंतर्गत आता है, तो नारायणपुर जिले के अंतर्गत आएगा, और कुछ भाग जो है बीजापुर जिले के उत्तरी भाग में आता है, लेकिन अधिकतर नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो यहां पूछ रहा है कि जो अबुझमाड़ है वो किस विकास खंड के अंतर्गत आता है। अगर हम नारायणपुर जिले की बात करें तो यहां पर मात्र 2 ही विकास खंड हैं। कितने? 2 विकास खंड है नारायणपुर जिले में। कौन कौन से? एक तो है नारायणपुर और दूसरा है ओरछा। तो ये जो अबुझमाड़ है ये ओरछा विकास खंड के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, ओरछा जो अपना क्या कहते हैं, अगर मैं नारायणपुर जिले को अगर बनाऊं तो इस तरफ कोंडागांव है, इस तरफ कांकेर है, और इस तरफ दंतेवाड़ा का कुछ भाग आ जाएगा, इधर बीजापुर आ जाएगा। तो इस तरफ वाला जो भाग है ना, ये कोंडागांव तरफ वाला, ये नारायणपुर विकास खंड होता है, और इधर वाला पूरा जो है ओरछा विकास खंड होता है। तो ओरछा विकास खंड के अंतर्गत आता है अबुझमाड़ की
पहाड़ियां। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग बना। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें काफी बार पूछा गया, मेरे ख्याल से 2-3-4 बार तो पूछा ही होगा। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है, तो इसको रट लीजिएगा। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग बना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के 14 रियासतों में से सबसे बड़ा रियासत कौन सा था। तो बस्तर रियासत सबसे बड़ा था, वहीं सबसे छोटा शक्ति रियासत हुआ करता था, शक्ति। अगला क्वेश्चन है, नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए। भाई नवगठित मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर, मैं 11 लिख रहा हूं, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। इससे पहले क्या होता था, मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत मध्य प्रदेश का काफी सारा भाग आता था। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। हमारा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का अंग बना। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ध्यान रखेंगे, जब भारत आजाद हुआ उस समय भी पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया तब पंडित रविशंकर शुक्ल ही मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री थे, और इन्हें ही मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये जो है 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक मात्र 2 माह ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद कुछ राजनीतिक उठापटक होता है। इनका जो है ना किस्सा आपको सुनने को मिलेगा, यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में, तो बड़ा मतलब रोचक किस्सा हुआ था कि इनको जो है पार्टी से शायद निष्कासित कर दिया जाता है, या मतलब कुछ होता है पार्टी की तरफ से, तो अगला किसी आदमी का नाम आगे किया जाता है, और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है कुछ ही समय के बाद, जब ये मुख्यमंत्री पद से हटाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए। अच्छा, ये जो है ना नारायण भास्कर खरे, इनको ही बोला जाता है NB खरे, NB खरे। ये जो है ना नारायण भास्कर खरे, ये मध्य प्रांत के 1937 में मुख्यमंत्री थे, और ये जो BG खरे हैं, बाल गंगाधर खरे, ये बंबई के मुख्यमंत्री हुए। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।